हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्रोगली समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो जहां हमने डी ब्रोगली समीकरण को समझा था, उसका डेरिवेशन पढ़ा था। ठीक है, वो इक्वेशन कैसे डिराइव हुई थी। और अब हम जो है डी ब्रोगली समीकरण के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए, तो लिखा है हमने, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कण है और यह एक सुनिश्चित कक्षा में उस समय गति करता है जब इसका कोणीय संवेग h/2π का एक पूर्ण गुणांक होता है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में घूमेगा ना, तो वो तभी उस कक्षा में रह के घूम सकता है। कब? जब उसका कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाए? h/2π का एक पूर्ण गुणांक हो जाए। ठीक है, देखिए तो कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको संवेग समझना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि संवेग क्या होता है। संवेग हमारा होता है बच्चों क्या? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग, इसे हम बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग जैसे सपोज मेरे हाथ पे ये पेन है, मैं इस पेन को सीधे से फेंकता हूँ, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में से फेंकता हूँ, तो क्या होगा इसमें बताइए? इसका पेन का कोई फिक्स द्रव्यमान होगा। ठीक है, और इसको जिस स्पीड से फेंकूंगा, सपोज मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका या कितने भी फेंका, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वेग। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? संवेग बोल देंगे। ठीक है, इस पेन का क्या हो जाएगा? ये संवेग। लेकिन अगर मैं इसके बदले, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में स्ट्रेट लाइन का मोशन तो होता नहीं है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा? ये रहा आपका सेंटर न्यूक्लियस, और ये सराउंड में क्या है? एक आपकी ऑर्बिट है, जिसे कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है क्या रहता है? इस कक्षा में घूम रहा होता है ऐसे करके। तो देखो, इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? मास है, द्रव्यमान है, वेग है, तो संवेग तो निकल सकता है। लेकिन इसके पास क्या है? एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, इसलिए हम इसे इसका जो निकलेगा इसे बोलते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, ये क्या है? हमारा कोणीय संवेग। जैसे आप इसे मान सकते हैं, आपने एक पत्थर को या किसी चीज़ को रस्सी में बांधा और इसे हाथ से घुमाया गोल गोल। ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर कोणीय संवेग हो जाएगा, है ना। कोणीय संवेग का फॉर्मूला वो क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है m×v, मास गुणा द्रव्यमान गुणा वेग। और कोणीय संवेग अगर आपको निकालना है तो आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? r मतलब वृत्ताकार पथ का त्रिज्या, जिसे रेडियस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा mvr। सही हो गया? तो हमें जो हमारा पॉस्टुलेट है, जो हमारा पॉइंट है, वो यही है। देखिए क्या कह रहा है? बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक कण है और यह एक सुनिश्चित कक्षा में उस समय गति करता है जब इसका कोणीय संवेग किसके बराबर हो? h/2π का एक पूर्ण गुणांक हो। पूर्ण गुणांक का मतलब देखो क्या हुआ? कोणीय संवेग क्या हो गया आपका? mvr किसके बराबर हो? h/2π का पूर्ण गुणांक। पूर्ण गुणांक का मतलब यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए n, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लेना है। समझ में आया? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, अर्थात mvr कोणीय संवेग किसके बराबर है? nh/2π, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और चीज़ देखो, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं। r क्या है? कक्षा की त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन का वेग है v, और h क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। इसको आप जानते हो, आपने इसको वैल्यू भी पहले पढ़ ली है। ठीक हो गया? तो देखो थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। देखिए, जो ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से हम ऐसा करते हैं, 2π को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और mv को इधर शिफ्ट कर देते हैं nh के नीचे। तो क्या जाएगा हमारा? 2πr। ठीक है, 2πr इक्वल टू nh/mv। यस, ठीक है, इसको हमने बना दिया बच्चों क्या? समीकरण 2। अब डी ब्रोगली के अनुसार आप जानते हो क्या? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/mv, है ना। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो आपको क्या करना है? इस h/mv को जो है रिप्लेस कर देना है किससे? लैम्डा से। तो क्या आ जाएगा? देखो समीकरण 2 से वो हो जाएगा 2πr इक्वल टू n लैम्डा। इसको इक्वेशन 3 बना दिया। क्लियर है? और 2πr क्या होता है आप जानते हो ना? हम जानते हैं कि 2πr इक्वल टू कक्षा की परिधि, या इसे क्या कह सकते हैं आप? सर्कमफेरेंस इंग्लिश में, और हिंदी में से बोलते हैं परिधि। ठीक हो गया? तो 2πr क्या हो गया? n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अतः एक इलेक्ट्रॉन तरंग को बोर कक्षा में केवल उस समय ही समावेशित करना संभव है जब कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की एक पूर्ण गुणक हो। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ? समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन तरंग को, एक इलेक्ट्रॉन की वेव को बोर कक्षा में हम उसी समय समावेशित करना संभव है या कर सकते हैं जब क्या हो? उस कक्षा की जो परिधि है वो किसके बराबर हो? वेव लेंथ के, तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणांक के बराबर हो। ठीक है, जब कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की एक पूर्ण गुणक हो।
क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा बताते हैं। लिखा है यदि परिधि h/2π के पूर्ण गुणक नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन तरंग विपरीत कला आउट ऑफ फेज में हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन तरंग बोर कक्षा में समावेशित नहीं हो पाएगी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये रहा आपका ऑर्बिट, मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, ठीक है। जैसे सपोज बच्चों ये हमारा न्यूक्लियस है और ये रहा हमारा क्या, ऑर्बिट, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो अभी तक तो आप पहले सोचते थे इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह ऐसे घूमता है इस तरीके से, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो वो वेव की तरह चलता है, तरंग की तरह, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब आप क्या करोगे, इसमें सपोज कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस कक्षा में, तो कैसे घूम रहा होगा बताइए, वेव की तरह घुमाना है उसको, तो वेव तो कोई स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे होती है ना। तो देखिए अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन इसी पॉइंट में दोबारा जाके मीट हुआ, मिला, तो कैसे मिला, वो आपस में ऐसे मर्ज हो गए। तो हम इसे बोलते हैं बच्चों इन फेज। क्या बोलते हैं, इन फेज। अगर आपका 2πr जो वृत्त की परिधि है, कक्षा की परिधि, किसके बराबर हो, n लैम्डा के बराबर हो। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, उस वेव की वेवलेंथ, और n क्या है, कोई नंबर है, के इक्वल हो, तब तो कंडीशन ऐसी होंगी। और अगर बाई चांस ये इक्वल नहीं आती है तो देखो क्या होगा, ये रहा आपका वही ऑर्बिट, कक्षा, है ना। और आपको क्या करना है, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे वेव, इलेक्ट्रॉन वेव को मूव कराना है। ये क्या हुआ यहाँ पर देख रहे हो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स वेव आई, लेकिन क्या हुआ, सेम फेज में मिली नहीं, ये आउट फेज में मिली। अगर अब ये यहाँ को जाएगी तो देखो ये अलग टाइप से, ये इस तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आया, बात नहीं आया? तो हम इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, आउट फेज। एक बार और देख लीजिए, देखो यहाँ से कहानी शुरू हुई, ये आपस में मिले नहीं ना, मर्ज नहीं हो पाए, दोनों जो एंड्स हैं ना, दोनों सिरे जो हैं इनके, वो आपस में मर्ज नहीं हुए, इसको बोलते हैं आउट फेज। ये कब होगा, जब 2πr इज नॉट इक्वल टू n लैम्डा के होगा, ठीक है। जब वृत्त की परिधि जो है n लैम्डा की पूर्ण गुणक, लैम्डा की पूर्ण गुणांक नहीं होगी, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, आउट फेज, ठीक है। तो आपने दो चीज समझी, इन फेज, आउट फेज। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? यस, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं इसको पेंसिल से और आपको समझाता हूँ। देखिए ये रहा हमारा ऑर्बिट, ठीक है। परफेक्टली गोल नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आई होप आप लोग समझ लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेव क्या है हमारी, इन फेज है ना। तो देखिए आपस में दोनों एंड्स क्या हुए, उसके मीट करे, मिल गए, तो हम इसे बोलते हैं क्या, इन फेज। यस, लेकिन जैसे ही आपने, और इन फेज कब होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ऊपर 2πr इक्वल टू n लैम्डा होगा। और अगर बाई चांस ये कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं, तो जो वेव चली जाएंगी वो कैसे चली जाएंगी बच्चों, आउट फेज चली जाएंगी, विपरीत कला, इसे हिंदी में बोलते हैं विपरीत कला। विपरीत कला मतलब समझ रहे हो, फेज इनका क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो जैसे ये आया, ये वेव यहाँ से आई इस तरीके से, लेकिन ये आपस में देखो मर्ज नहीं हो पाई, क्या होंगे, इनके जो फेज थे आपस में मिले नहीं, चले गए एक दूसरे से अलग को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आउट फेज। क्लियर हुआ, समझ में आई होगी ना। तो इसे बोलते हैं इन फेज, इसे बोलते हैं आउट फेज। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन फेज कब होता है और आउट फेज कब होता है, आपको बताना पड़ेगा जब 2πr वृत्त की जो परिधि है वो किसके पूर्ण गुणांक होती है, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य लैम्डा के, तब क्या हो जाता है, इन फेज, अदरवाइज क्या हो जाता है, आउट फेज, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2πr इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन फेज, ठीक है। और ये कब होगा आउट फेज बताइए, जब 2πr इज नॉट इक्वल टू क्या हो, n लैम्डा के हो, तो इसे क्या हो जाएगा, आउट फेज। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको आई होप सो समझ में आया होगा डी ब्रॉगली समीकरण का अनुप्रयोग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है ना इसकी यहीं पर होती है, ठीक है। तो इसने बोर की जो पुराना मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था जो बोर का, डी ब्रॉगली की जो थ्योरी थी, इक्वेशन थी, उसकी वजह से वो क्या सेटिस्फाई हो सकता है, मतलब उसको एक तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसके डी ब्रॉगली की इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। देखिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बच्चों है, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल है, ठीक है। गतिज ऊर्जा समझते हो ना, काइनेटिक एनर्जी से हम बोलते हैं, वो हमें दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य की गणना करिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है,
काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और आपको उसका लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू होता है H/mv। एच की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू भी पता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको पता है 9.1 10⁻⁻34 kg, ठीक है, -31 kg। और वेग आपको चाहिए, है ना, तो वेग आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वेग हम जो है इस फार्मूले से निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर होती है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताइए, 4.55 10⁻⁻25 जूल इक्वल टू हाफ एम। एम कितना होता है बताइए इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10⁻⁻31 kg, और वी स्क्वायर, वी आपको नहीं पता, आप ऐसे ही रख देंगे इसको, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है वी की ना, तो आप वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको यहाँ क्रॉस, इसको पहले ऊपर भेज दीजिए, 2 × 4.55 10⁻⁻25 और अपॉन 9.1 10⁻⁻31, ठीक है। लेकिन हमारा ये वी स्क्वायर है, हमें वी चाहिए ना, तो वी स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट लगा के क्या जाएगा, वी इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पर सीधे ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा इससे। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू 1.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, वेग निकल गया। अब बहुत सिंपल है, जब आपके पास वेग आ गया तो आपको पता है, आप जानते हो क्या, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/mv। H की वैल्यू आपके पास है, कांस्टेंट है, m आप जानते ही हो क्या होता है ना। तो मैं इसको यहीं पर देखो क्या लिखते हैं, 6.626 10⁻⁻34 अपॉन m की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की पता है, 9.1 10⁻⁻31, और v की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, 1 × 10⁻³ आप इसको चलो लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, 10⁻³ लिख लीजिए, हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आ गया। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो मैं यहीं पर इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, लैम्डा इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मैं सीधे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, आप इससे खुद से भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 7.25 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल गई, वेव लेंथ निकल गई, ठीक है। दिस इज वेव लेंथ ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो देखा आपने, इतना सिंपल क्वेश्चन था। आपको इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी थी, तो गतिज ऊर्जा आप जानते हो हाफ mv² होती है, तो mv², m का आपको पता था, तो आपने उसकी हेल्प से v निकाल लिया, और उस v को यहाँ यूज करके H/mv में आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया है। इट इज क्लियर ना, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लिखा है हमारा एक और क्वेश्चन, देखिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील 100 किलोग्राम भार के एक रॉकेट की तरंगदैर्घ्य की गणना करो। पहले तो आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए क्या होगा, ये इसमें ये रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है नहीं होता, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर वेवलेंथ नहीं निकाली जा सकती। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं आएगी, ऑफकोर्स वैल्यू तो निकल के आएगी ना, मैथमेटिकल है, लैम्डा कैलकुलेट करें कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इतनी छोटी वेवलेंथ आएगी कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप बता नहीं पाओगे इतनी प्रैक्टिकली इतनी आ रही है करके, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके जो वेग है वो कितना है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप चाहो तो इसको 300 किलोमीटर प्रति घंटा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करो, इसे क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, है ना। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, आपका कितना, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, 83.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, घंटे को 60 से डिवाइड करके मिनट में, फिर अगेन 60 से डिवाइड करके क्या कर लोगे आप, इसे सेकंड में चेंज कर लोगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा। और आपको देखो एम दे रखा है ना, एम कितना है, 100 kg, ठीक है। एम कितना है आपका, 100 kg है। एच की वैल्यू आपको पहले से ही पता होती है, कितनी होती है, 6.626 10⁻⁻34, ठीक है।
जूल सेकेंड, आप यूनिट भी लिख सकते हो कंप्लीट, ठीक है। ये क्या है आपका एच, एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, यस। अब क्या रह गया आपका बताइए, बस अब कुछ नहीं रह गया, आपको सिंपल वेवलेंथ निकालना है। तो आपको जानते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच अपॉन एम वी, और एच अपॉन एम वी वैल्यूज रखिए। एच की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34 अपॉन एम, एम कितना होता है, एम कितना है इसका 100 kg, तो आप इसको 100 रखिए इंटू वी, ठीक है। और वी कितना है 83.3 मीटर पर सेकेंड, यस, ओके, ये आ गया। अब हम इसको सिंपल सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इसे घर में खुद से कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों 7.95 10 टू द पावर -38 मीटर। तो देखिए, तो वेवलेंथ तो निकली, आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा, वेवलेंथ तो वहाँ पे निकली थी एक बॉल की, लेकिन -30 के अराउंड ही थी वो भी। तो इतनी छोटी वेवलेंथ है ना, आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन या डिवाइस नहीं है आपके पास जो इतनी छोटी वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर पाए, यस, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये बच्चों हमने एक दो न्यूमेरिकल्स देखे और हमने यहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस देखी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बहुत जल्दी नए टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिल सके।